नमस्कार दोस्तों। आज से हम आपके समक्ष एक नई श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम जो सोशल साइंस का सेक्शन है क्लास 9th का, उसमें जो पॉलिटी सेक्शन है, पॉलिटी खंड है, उसके विभिन्न चैप्टर्स को हम आसान भाषा में विभिन्न एग्जाम्पल्स या केस स्टडी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको इन चैप्टर को पढ़ते समय आने वाली आपके समक्ष जो परेशानियां हैं उनको हम दूर कर सकें या उसको सॉर्ट आउट कर सकें। हमारी कोशिश ये होगी कि हम बुक जो चैप्टर वाइज है तो उसके मेन पॉइंट्स को समाहित करेंगे, इंक्लूड करेंगे और उसको हम अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि वो हमें जो है, जैसे हमारे साथ प्रॉब्लम ही होती है कि जो चीज़ हमको समझ में नहीं आती उसे हम कुछ समय में भूल जाते हैं, किंतु यदि हम उसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमारे साथ लंबे समय तक रहेगी और वो हमें भूलेगी नहीं, जैसा कि अक्सर एग्जाम के समय होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज इस श्रृंखला की हम पहली कड़ी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, चैप्टर 1, जिसके बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। तो चैप्टर 1 है क्या, पहले हम ये जानते हैं। तो चैप्टर 1 है क्लास 9th का जो पॉलिटी सेक्शन है, उसका पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। और सही बताएं, सही मायनों में अगर देखा जाए तो यही हमको इस चैप्टर में समझना भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम ओवरव्यू की बात करें तो ओवरव्यू में क्या क्या इस चैप्टर में है हम जो पढ़ेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि हम ये जानेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी आखिर है क्या। फिर व्हाट आर इट्स फीचर्स, सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे कि इसके मेन फीचर कौन कौन से हैं। फिर तीसरे में हम क्या पढ़ेंगे कि शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट फॉर्म ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब क्या हम जो है, हम इस चीज में सक्षम है, एबल हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस कर सकें। और अगला लास्ट जो है करेंगे कि ये बात तो सही है कि डेमोक्रेसी इज अ मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट हैं, जैसे अलग अलग कंट्रीज हैं तो उनके अंतर्गत जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें जो सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है गवर्नमेंट का वो डेमोक्रेसी है। और इसका जो ये एक्सपेंड भी कर रही है, नई नई कंट्रीज इनको इंक्लूड कर रही हैं। तो आखिर ऐसा इसमें क्या है, वाई इज इट सो, ऐसा इसमें क्या है कि ये अन्य फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तुलना में ज्यादा मतलब इस तेजी से स्प्रेड हो रहा है और इसका इंपॉर्टेंस भी है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को हम तलाशेंगे, इन्हीं सब पॉइंट्स की तलाश हम आगे डिस्कशन के माध्यम से करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो पहले ये जाने कि डेमोक्रेसी आखिर है क्या। तो देखिए, डेमोक्रेसी की डिफिनेशन पे जाएं उसके पहले थोड़ा सा हम आते हैं अपने एक एक इम्पोर्टेंट लीडर थे संयुक्त राज्य यूएसए, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, नॉर्मली हम अमेरिका जिसको कहते हैं। तो उसके एक प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन। और अगर सही मायनों में अगर कहा जाए तो अमेरिका में यद्यपि डेमोक्रेसी जो है 1790 1790 1719 के आसपास, यूं कहिए कि अगर आप देखें तो अमेरिका आजाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को, और उसके बाद डेमोक्रेसी जो है वहां पे आई 1790 के आसपास, 1790 के आसपास। उसके बाद डेमोक्रेसी चल तो रही थी, पर सही मायनों में अगर कहा जाए तो डेमोक्रेसी नहीं थी। एक डेमोक्रेसी के प्रारंभिक शुरुआत उसको बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने, अब्राहम लिंकन जी ने वास्तविक अर्थों में जो है डेमोक्रेसी की स्थापना की, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया। और जो ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका में जो है डिस्टिंग्विश होता था ब्लैक एंड वाइट के मध्य, उसको खत्म किया और सबको इक्वल में लाकर डेमोक्रेसी के सही मायनों में उन्होंने स्थापना की। तो उन्होंने एक डेमोक्रेसी की डिफिनेशन दी है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक फॉर्म है या गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल, किसका, लोगों का। किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। और किसके लिए, लोगों के लिए। मतलब उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें लोग जो है गवर्न करते हैं, लोगों के द्वारा
लोग गवर्न करते हैं, लोगों के लिए गवर्न करते हैं, और उसमें लोग ही जो है उसमें उसको चलाते हैं। तो उन्होंने ये इसको समझाने की कोशिश की। ऑफ द पीपल मतलब उनके लिए, बाय द पीपल उनके द्वारा, और फॉर द पीपल उनके लिए, जैसा कि हमने बताया। तो ये डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन है। इसको हम हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसको भी, उससे भी समझ सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो ग्रीक वर्ड जो है डेमोक्रेसिया से आया है, और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेशिया। तो जिसका डेमो का मीन्स होता है, जो मीन होता है, अर्थ होता है, वो पीपल होता है, और क्रेशिया का मीन्स होता है रूल। तो जैसा कि हमने अपने पिछले डिफिनेशन में पढ़ा, डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। तो यहाँ भी वही कहा है कि जो लोगों का रूल होता है वही क्या है, डेमोक्रेसी है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो आप सीधी सी बात ये समझिए कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें शासन लोग ही करते हैं, और जो लोग शासन करते हैं उनको चुना लोगों के द्वारा जाता है, और जो शासन कर रहा है वो लोगों के लिए शासन करता है। ठीक है, आप थोड़ा समझिएगा, इसको आप समझ सकते हैं। जैसे आप अपने अपने यहाँ का एग्जाम्पल ले लीजिए, लोकसभा है, लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। तो जो 545 मेंबर्स हैं क्या है, पीपल ही है। उनको चुना किसने है, पीपल ने ही चुना है, कंट्री के जो सिटीजन्स है उन्होंने ही चुना है। और किसके लिए चुना है, कि जो पूरी कंट्री में जो सिटीजन हैं, जो लोग हैं, उनको अलग अलग चीजें हम प्रोवाइड कर सकें। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक डिफिनेशन में आते हैं। तो डिफिनेशन हमने जो चर्चा पीछे की है वही यहाँ पे डिफिनेशन इसने बता दिया है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर्स होते हैं किसी भी कंट्री में, उन्हें लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब हम दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक म्यांमार का और एक सऊदी अरेबिया का, और वहां से हम एक डिफिनेशन मतलब एक समझने की कोशिश करें कि आखिर डेमोक्रेटिक कंट्री वो है कि नहीं है। तो एक म्यांमार, म्यांमार में जो है जो रूलर्स हैं वो, वहाँ सोल्जर रेजिम है, सैन्य शासन है, मतलब वहाँ की जो सेना है वो रूल कर रही है। तो चूंकि सेना जो है लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं है, तो चूंकि वहाँ के रूलर पीपल ने इलेक्ट नहीं किया है, वहाँ के पीपल्स ने इलेक्ट नहीं किया है, तो ये गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, अनडेमोक्रेटिक हो जाएगी, अनडेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहीं सऊदी अरब में भी ऐसे ही होता है कि वहाँ क्राउन प्रिंस होता है। तो वहाँ क्राउन प्रिंस रूल करता है कंट्री में, और वो क्राउन प्रिंस कैसे चुना जाता है, एक किंगडम है, उसका जो वारिस है, उसका जो कह सकते हैं फादर टू सन, सन टू फिर उसका भी सन, ऐसे ये चलता रहता है। तो चूंकि वहां पे भी जो रूलर है वो इलेक्ट नहीं किया जा रहा है, वो एक वंशानुगत, मतलब जो उसकी फैमिली है उसके वंशज, एंसेस्टर जो हैं, उनको जो है रूल करने का राइट मिल रहा है। क्योंकि वो इलेक्ट नहीं है तो ये भी अनडेमोक्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि हमने डिफिनेशन क्या पढ़ी है, डिफिनेशन ये पढ़ी कि जो रूलर है उसे लोगों के द्वारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमने डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन समझी। अब हम फीचर्स पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो डेमोक्रेसी को जो है डिफाइन करते हैं। तो पहला क्या है, पहला फीचर ये है कि मेजर डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स, यहाँ पे टेकन भी होना चाहिए था। तो मेजर डिसीजन होते हैं, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे इलेक्टेड पीपल्स लेते हैं, इलेक्टेड लीडर लेते हैं, या फिर इलेक्टेड लीडर लेते हैं, और वो अगर एक मायनों में देखा जाए तो पीपल्स होते हैं उनकी ही उनका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल है पाकिस्तान का। 99 में क्या हुआ, 1999 मतलब 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो है आर्मी चीफ बने। अब जब वो आर्मी चीफ बने तो उन्होंने क्या किया, जो वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, आप इसको थोड़ा सा देखिएगा कि उस समय इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन थी। जहां तक मुझे याद आ रहा है तो इसमें जो पाकिस्तान के करंट प्रधानमंत्री हैं उनके भाई ही थे। तो आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों, कौन था। थोड़ा सा आपकी यात्रा भी हो जाएगी गूगल के थ्रू, और एक कहानी भी पढ़ लेंगे आप। तो हम अपनी बात में आते हैं। तो उसको उन्होंने क्या किया
ही उसको हटा दिया और प्रेसिडेंट के माध्यम से रूल करने लगे। बाद में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम में जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर था उसको उन्होंने बढ़ाया। लेकिन रेफरेंडम अच्छी चीज है, क्योंकि रेफरेंडम होता ये है कि रेफरेंडम क्या है पहले ये आप समझिए। रेफरेंडम मीन्स जो कोई एक टॉपिक है, जैसे कोई एक व्यक्ति है जो रूल कर रहा है, वो किसी चीज को चेंज करना चाहता है, तो उसमें लोगों की राय जानना, लोगों का के से उससे मत लेना या फिर वो क्या चाहते हैं, तो वो रेफरेंडम हुआ। और उस रेफरेंडम के बेस पे प्रेसिडेंट का जो टेन्योर था उसको बढ़ा दिया गया। लेकिन रेफरेंडम के बारे में जो वहाँ के ह्यूमन राइट्स थी और संस्थाएं थी, जो मीडिया थी, मीडिया मतलब न्यूज चैनल्स जो होते हैं, अलग अलग प्रिंट मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, टीवी टेलीविजन वाला हो सकता है, ये सारी चीज, उनका ये कहना था कि ये रेफरेंडम गलत तरीके से था। मतलब लोगों की राय तो जानी गई थी, लेकिन उसको गलत तरीके से जो है उसके जो परिणाम थे उसको गलत, उसको इफेक्ट करने की कोशिश की गई। अच्छा, ये वो यही नहीं रुके, बाद में उन्होंने जो स्टेट में गवर्नमेंट थी उसको भी चेंज कर दिया, उसको भी हटा दिया और नए सिरे से इलेक्शन कराए। इलेक्शन हुआ और न्यू गवर्नमेंट जो है चुन के आई। अब इलेक्शन के बारे में भी ये कहा गया कि इलेक्शन भी फेयर नहीं थे, उसमें जो है आर्मी का इम्पैक्ट था, या फिर ये कहिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो उसमें आर्मी चीफ थे उनका इम्पैक्ट था, या वो जिसे चाहते थे वही जीत के आया, ये एलिगेशन लगे। फिर क्या हुआ कि जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो गई तो वो जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ एक बिल ले आए। उस बिल के थ्रू प्रेसिडेंट को या आर्मी चीफ को बहुत सारे राइट मिल गए, और उस राइट का पूरा कह सकते हैं कि उस राइट का पूरा सार ये था, पूरा कंक्लूजन ये था कि उसने उसे इतना पावरफुल बना दिया कि कोई भी डिसीजन, जो इलेक्टेड पीपल आए भी हैं, उनका कोई भी डिसीजन बिना उनकी सहमति के नहीं लिया जा सकता। कुल मिला के हुआ हो क्या रहा है कि मेजर डिसीजंस जो उस कंट्री में मेजर डिसीजंस हैं वो व्यक्ति ले रहा है जो कि इलेक्टेड नहीं है, या जिसने इलीगल तरीके से जो है रिजीम को प्राप्त किया है, जो सत्ता है उसको, जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म किया और उसको चला रहा है। तो जो हमारा जो पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, वहां पे इलेक्शन तो हुए, लेकिन जो मेजर डिसीजन है वो कौन ले रहा है? इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड जो लीडर है वो नहीं ले रहा है, बल्कि वो व्यक्ति ले रहा है जो इलेक्टेड नहीं है। तो डेमोक्रेटिक तो ये अनडेमोक्रेटिक जो है वर्क हो जाएगा। तो एक डेमोक्रेसी अगर है तो वहां पे जो मेजर डिसीजंस हैं उसको, जो मेजर डिसीजन है वो कौन लेता है? वो लेते हैं इलेक्टेड लीडर्स। तो ये पहला फीचर हमने पढ़ा एक डेमोक्रेसी का। एग्जाम्पल हमने पाकिस्तान का लिया। दूसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, रुकिएगा दोस्तों, हाँ, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन सेकंड जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी का। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं चाइना का, चाइना की केस स्टडी करते हैं। चाइना क्या है? एक चाइना एक कंट्री है, आप जानते हो भारत के जो नॉर्थ में एक बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है, वो भारत के साथ बॉर्डर भी साझा करते हैं, तो वो एक कंट्री है चाइना। चाइना में जो है रिजीम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीआई का, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना मेन कह सकते हैं। तो वहां की जो असेंबली है उसको नेशनल असेंबली बोला जाता है। अब नेशनल असेंबली जो है वो प्रेसिडेंट चुनती है, और जो नेशनल असेंबली में जो मेंबर हैं लगभग 3000 के आसपास मेंबर हैं, उनको जो है लोग चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो 3000 के आसपास जो मेंबर्स चुन के जा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि चुनाव होने हैं, इलेक्शन होने हैं, तो हम चाहते हैं इलेक्शन लड़ना, आप चाहते हैं इलेक्शन लड़ना, लड़ लीजिए, लोग जिसे चुनेंगे उसे भेजेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मैं और आप हैं और दोनों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेशन मेरे में और आप में से वही कर सकता है जिससे वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसका कंसेंट मिले, उसकी सहमति मिले। अगर वो अलाउ करेंगे इलेक्शन लड़ना
तो हम उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और अगर वो अलाउ नहीं करते हैं तो हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे से ही डिसाइड है कि एक जो आइडियोलॉजी है उसके ही लोग चुन के जाएंगे। तो जब एक आइडियोलॉजी के लोग ही चुन के जाएंगे तो सीधी सी बात है कि वहां पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो नहीं हो रहे हैं। तो ये भी डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल नहीं है कि मतलब चुन तो लोग रहे हैं लेकिन फ्री एंड फेयर अगर नहीं है तो अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा, डेमोक्रेटिक जो वर्क है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। वहीं तीसरे अगर फीचर की बात करें तो वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू का सिद्धांत होता है, जो डेमोक्रेसी का एक फीचर है। वहां पे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का सिद्धांत लागू होता है। कैसे? कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम 10 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति में अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एक गरीब है, एक अमीर है, एक ज्यादा पढ़ा लिखा है, एक कम पढ़ा लिखा है, एक महिला है, पुरुष है, वहां पे ये चीज नहीं देखा जाता। वहां पे वन पर्सन वन वोट, मतलब अगर चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, उसको वो एक वोट का राइट मिलेगा, और उसके जो वोट की वैल्यू होगी वो दूसरे व्यक्ति के वोट की वैल्यू के इक्वल होगी। यहाँ ये नहीं होता कि कम या अधिक हो। जैसे एक एग्जांपल हम सऊदी अरब या अन्य कंट्री का ले सकते हैं कि बहुत सारी कंट्री में सब लोगों को वोट का राइट नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी, यहाँ तक कि यूके, जो यूनाइटेड किंगडम जिससे हम आज़ाद हुए हैं, जो अपने आप को जननी कहता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, अमेरिका भी हो गया, वहां पे महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था। जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए? वन वोट वन पर्सन की, वन पर्सन वन वोट की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो है डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, और अगर ये नहीं है तो यहाँ वो जो है हम उसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ें। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, अगला फीचर क्या है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका रूल होगा, और जो रिस्पेक्ट राइट है, लोगों के जो राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उनको जो है समान अधिकार मिलेंगे, हर चीज उनकी बातों को सुना जाएगा। अगर कोई अपोज भी कर रहा है, कोई अपोजिट आइडियोलॉजी का भी है, तो उसको रिस्पेक्ट की जाएगी। अब यहाँ एग्जांपल हम लेते हैं जिम्बाब्वे का। हुआ ये कि 1980 तक जिम्बाब्वे जो है व्हाइट कॉलोनी में जो है क्या था, गुलाम था। 1980 में क्या हुआ कि वो आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस उसको मिली। आफ्टर इंडिपेंडेंस वहां पे एक जो पार्टी थी, जो फ्रीडम फाइटर में, जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर थे रॉबर्ट मुगाबे, उनकी पार्टी उस पूरे फ्रीडम जो मूवमेंट था उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था। और सीधी सी बात है कि अगर उसने पार्टिसिपेट किया तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वही उन्हीं को लोगों ने चुना कि आपने जो है अगर स्ट्रगल किया है तो आप जो है शासन चलाइए। इलेक्शन हो गया, रॉबर्ट मुगाबे को वहां पे प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब हुआ ये कि समय के साथ 1 इलेक्शन हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, रॉबर्ट मुगाबे ही हर बार जीत के आने लगे। एक दो बार के बाद लोगों ने ये एलिगेशन लगाना शुरू किया कि रॉबर्ट मुगाबे जो हैं वो गवर्नमेंट में आने के लिए इलीगल तरीके अपना रहे हैं। इलीगल तरीके कैसे? कि जो उनके अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको जेल भेज देना, या उनको गायब करवा देना, या उन पे झूठे आरोप लगा देना। इसके अलावा जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उन प्रोटेस्ट को भी बहुत क्रूएल तरीके से उसको जो है कुचल दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई। तो देखिए यहाँ इलेक्शन तो हो रहे हैं, लोगों को वोट का राइट भी है, लेकिन उस वोट के राइट की जो वैल्यू है वो उसको क्या किया जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है। जो रूल ऑफ लॉ है उसको यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा था, या जो लोगों के राइट्स हैं अपने आप को वो एक्सप्रेस करने का कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री का की जो क्वालिटी नहीं है। अगर ऐसा है तो भले इलेक्शन होते हों, वो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत नहीं आएगी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको हमने केस स्टडी के माध्यम से ये भी समझा कि आप अगर इलेक्शन हो रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक ही हो। ये सारी सिचुएशंस आपके सामने थी। अब आगे बढ़ते हैं। समरी डिफिनेशन क्या है? तो समरी डिफिनेशन कुल मिला के क्या है कि डेमोक्रेसी, वही जो हमने पीछे पढ़ा कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो है मेजर डिसीजन कौन ले रहा है, जो इलेक्टेड पीपल हैं वो लेते हैं।
और इसके अलावा जो है क्या होना चाहिए कि इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू बी पीपल टू चेंज द करेंट रूलर। इलेक्शन, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शन है वो लोगों को इस चीज की चॉइस देते हैं कि वो करंट लीडर्स को चेंज कर सकें अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं। और दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। और ये चॉइस भी, जो लोगों को रूलर को चेंज करने की चॉइस भी है, वो लोगों को इक्वल बेसिस पे मिलनी चाहिए। ये नहीं कि एक को ज़्यादा मिले एक को कम मिले, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस, लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। और ये चॉइस भी मिलनी अगर, तो वहां पे भी जो है, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसको जो एक बेसिक रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन जो वहाँ का है, उसको फॉलो करना चाहिए उस गवर्नमेंट को, और सिटीजन्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। अगर ऐसा नहीं है तो वो डेमोक्रेसी के अंतर्गत नहीं आएगा। ये हमने डेमोक्रेसी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने पढ़ा। अगर हम 2 लाइन में समराइज करें तो क्या है डेमोक्रेसी? क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो मेजर डिसीजन है वो कौन लेगा? इलेक्टेड पीपल लेंगे। इसके अलावा जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और लोगों के पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि अगर वो लीडर्स को चेंज करना चाहें तो चेंज कर पाए, और ये अपॉर्चुनिटी भी इक्वल बेसिस पे होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है उसको जो है, जो वहाँ का लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ही आधार पे चलना चाहिए। या जो गवर्नमेंट है उस पर लिमिटेशन होने चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन का, और सिटीजन्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो डेमोक्रेसी है। अब यहाँ पे आप देखिए, आप एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, डेमोक्रेसी क्या है और क्या क्या होना चाहिए वो भी पढ़ रहे हैं। अब आप थोड़ा सा अपने आसपास देखिए। आप अगर आप गांव से संबंधित हैं तो सरपंच का चुनाव कर रहे हैं, अगर शहर में रह रहे हैं तो मेयर आपके माता पिता होंगे या बड़े भाई बहन होंगे, वो इलेक्शन में वोट दे रहे होंगे। तो आप उनसे विभिन्न गवर्नमेंट के विभिन्न फॉर्म्स के बारे में जानिए, और उसमें थोड़ा एक जिज्ञासा लाइए कि कैसे क्या हो रहा है। या अगर जो जनरल असेंबली चल रही है जैसे अपने कंट्री में है तो कैसे चल रही हैं, और उसमें क्या अच्छी चीज़ें क्या निगेटिव चीज़ें, ये जानिए। अगर आपने ये कोशिश की और समझ लिया तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब वाई डेमोक्रेसी? अब प्रश्न ये है कि डेमोक्रेसी ही क्यों, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही क्यों चाहिए? तो उसका तो हम आंसर तलाश लेंगे, पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जैसे कि हमको पता है कि एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक किसी भी चीज में पॉजिटिव चीज है तो निगेटिव चीज भी है। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी की निगेटिव चीजों के बारे में जानते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में ऐसा क्या निगेटिव है जो अक्सर लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो आइए जानते हैं। पहला क्या है? लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। मतलब क्या कह रहा है कि जो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो, उसमें लीडर्स जो है चेंज होते रहते हैं, तो वो इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट को लेके एक बड़ा टॉपिक हुआ। ये एक और समझा सकते हैं कि मान लीजिए कि अभी आपके जो एरिया में जो लीडर हैं उन्होंने एक ग्राउंड बनाने का प्रस्ताव दिया, प्ले ग्राउंड, कि हम प्ले ग्राउंड बनाएंगे। अब 2 साल बाद चुनाव हुए, प्ले ग्राउंड बनाने की तैयारियां चल ही रही थी कि उधर लीडर चेंज हो गए। अब जो नए लीडर आए उनकी इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है उनका। तो क्या होता है, डेमोक्रेसी जो है उसका एक ये निगेटिव एस्पेक्ट हो गया कि अगर लीडर्स चेंज हो जाते हैं तो इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और जो जो रूल है वो सही ढंग से नहीं चलता है। दूसरा क्या है? दूसरा निगेटिव चीज है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज सो नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी के बारे में ये कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी में जो लीडर जिनको इलेक्ट करना है हमें, तो उसमें जो जैसे 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनमें एक कंपटीशन होता है कि हमको जीतना है किसी भी तरीके से। तो जो मोरालिटी है वो नहीं रह जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके गांव में सरपंच जी चुने जा रहे हैं,
तो उनको इलेक्ट करना है तो क्या करेंगे कि लोगों को गलत तरीके से जीतना है तो पैसे बांट दो, वोटिंग के एक दिन पहले साड़ियां बांट दो, कुछ और लालच दे दो। तो यहाँ पे जो है पावर प्ले हो रहा है, पावर को कैप्चर करने के लिए गलत चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं। तो ये क्या करता है, मोरालिटी यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी को गलत तरीके से इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत चीजें हुई। तो डेमोक्रेसी की एक ये निगेटिव चीजें हैं। तीसरा क्या है कि so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delay। एक डेमोक्रेसी में क्या है कि बहुत सारे लोगों से राय मांगी जाती है, लोगों से उनका ओपिनियन मांगा जाता है, क्या वाकई में क्या चाहते हैं। तो ये क्या करता है, डिले करता है। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आपको एक इंडस्ट्री लगानी है। अब इंडस्ट्री लगानी है तो आप एक प्लान बनाएंगे, फिर उस प्लान को लेके इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन होंगे, आप जीतेंगे, अगर जीते तो आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, पर अगर नहीं जीते तो वो प्लान लंबे समय तक के लिए टल जाएगा। तो होता क्या है कि डेमोक्रेसी में जो है चीजें डिले होती हैं। जो चीज हम एक साल में कर सकते हैं उसके लिए हमको 2 साल 4 साल, या फिर अगर हम हार गए तो उसके लिए 10 साल का भी वेट करना पड़ता है। तो ये इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट है। फिर अगला क्या है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। इसके अलावा जो लीडर्स हम इलेक्टेड करके भेजते हैं वो नॉर्मली लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं तो ये फिर बैड डिसीजन लेते हैं। नॉर्मली एक सिंपल सी चीज है कि हमने एक ऐसे लीडर को चुना जो कि अवेयर नहीं है हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रति, तो क्या होगा, जो डिसीजंस होंगे वो अच्छे नहीं लिए जाएंगे। तो ये भी डेमोक्रेसी की एक जो है उसका एक निगेटिव एस्पेक्ट है। अगला क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स करप्शन और इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। जैसे हमने पहले कहा कि अगर चुनाव में जीतना है तो पैसे बांट दो, साड़ी बांट दो, लोगों को शराब पिला दो। तो ये चीज जो है होता है कंपटीशन में जीतने के लिए इलेक्शन में। तो ये क्या करता है, करप्शन को जो है बढ़ावा देता है, इंक्रीज करता है। कैसे भाई, आप सीधी सी बात समझिए कि आपने अगर एक चुनाव लड़ रहे हैं और आपने चुनाव जीतने के लिए 100 रुपए की बजाय 1000 रुपए खर्च कर दिए, तो जब आप जीत कर आएंगे तो आपकी पहली प्रायोरिटी तो ये होगी ना कि जो आपने लोगों को मुफ्त में पैसे बांटे हैं या जो लोगों को मुफ्त में चीजें दी हैं उसका पहले आप उसको वसूलेंगे, उसको लेंगे, और उसको लेने के लिए क्या करेंगे, आप गलत तरीके अपनाएंगे। तो ये क्या करता है, ये करप्शन को लीड करता है। और तीसरा क्या है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। इसके अलावा सब लोग जानते भी नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है। एक एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे अपना जो इंडिया है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब लोगों को इलेक्शन में कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, लोग हर व्यक्ति को राइट है वो वोट डालने का। लेकिन यहाँ समस्या इस चीज की है कि अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है और कोई अनएजुकेटेड पर्सन है, तो जो एजुकेटेड पर्सन है उसको तो अवेयरनेस है कि क्या अच्छी चीजें क्या बुरी चीजें हैं, पर अगर जो अनएजुकेशन है, जो अनएजुकेटेड पीपल है, उसको नहीं मालूम है कि क्या सही है, तो अगर वो वोट देने जाएगा तो वो उस टॉपिक पे वोट नहीं देगा जो कि कंट्री के लिए या उसके लिए अच्छी है। तो ये जो है अच्छे डिसीजन को जो है लीड नहीं करेगा, वो गलत पीपल को चुन के भेज देगा जहाँ पे डिसीजन अच्छे नहीं होंगे, और डेवलपमेंट क्या होगी, इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ निगेटिव चीजें हैं जो कि डेमोक्रेसी के बारे में अक्सर कही जाती हैं कि ये डेमोक्रेसी में ये जो है लूप होल है, ये उसकी कमियां हैं। अब आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में हम सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ, मतलब पॉजिटिव चीजों के प्रति जाएंगे। पहला, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक बेटर गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो ज्यादा होती है अन्य फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था मेरे पास, यहाँ पे लिखा मैं शायद भूल गया हूँ। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे इंडिया और चाइना का। होता यह है कि 1960 के आसपास बहुत गंभीर जो है एक फेमिन पड़ा, अकाल पड़ा। फेमिन मतलब जहाँ पे खाने, मतलब इतना गंभीर ड्रॉट हो, सूखा हो, फेमिन पड़े कि खाने पीने को खत्म हो जाए।
मतलब एग्रीकल्चर होगा ही नहीं, अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो लोग भूखे मरने लगेंगे, हंगर से लोग मर रहे हैं। तो हुआ ये कि चाइना में जो है लगभग 3 करोड़ लोग, कितने, 3 करोड़ लोग जो है लगभग, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा, लेकिन 3 करोड़ लोग हंगर से मारे गए थे फेमिन की वजह से। वहीं इंडिया में भी उस फेमिन पड़ा था 1959 60 के आसपास, लेकिन उसका इम्पैक्ट उस तरह नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो इंडिया में जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, मतलब उसकी अकाउंटेबिलिटी थी कि अगर वो अच्छे डिसीजंस नहीं लेंगे तो इलेक्शन में लोग उनको, अगले इलेक्शंस में उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने जब अकाल पड़ा था, जब फेमिन पड़ा था, तो आपने लोगों को इग्नोर किया, कई लोग भूखे मरे। तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं था जितना कि चाइना में पड़ा, जबकि चाइना में जो है क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वहाँ पे तो वो अगर अच्छा करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर निगेटिव भी करते हैं तो उनको इस चीज का डर नहीं है, क्योंकि उनको लोगों को जवाब नहीं देना है। लोगों को इलेक्शन भले लोग चुनेंगे, लेकिन उनको ये राइट नहीं होगा कि वो गवर्नमेंट के चाहने वालों के अलावा किसी अन्य को चुन सके। तो इस वजह से जो है फेमिन का जो इम्पैक्ट था चाइना में ज्यादा था और इंडिया में कम था। तो इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी अन्य गवर्नमेंट की तुलना में ज्यादा होती है, बेटर होती है। दूसरा क्या है, दस डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डेमोक्रेसी है वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। इम्प्रूव करने का मतलब ये है, जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, अगर आप 25 साल पहले अपने पिताजी से या दादाजी से पूछेंगे 30 साल 40 साल पहले आपका गांव कैसा था, आपका शहर कैसा था, तो वो बताएंगे कि सड़कें नहीं थी, बिजली की समस्या थी, वो सारी चीजें। लेकिन आज वो है। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की जो जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करती है। तो जो डिसीजन है उनमें इम्प्रूवमेंट आता जाता है धीरे धीरे, और चीजें बदलती जाती हैं। जबकि आप उत्तर कोरिया चले जाइए, वहां पे जो रूलर है तानाशाह है, मतलब उनको अपना ही चलाना है। तो वहां पे वो चीजें अभी भी वही हैं जो कि 1948 के समय थी, वही भुखमरी, वही समस्या। तो ये जो है डेमोक्रेसी की अच्छी चीज है। अगला क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी जो है, अगर लोगों के बीच डिफरेंसेस है, जैसे रिलीजन बेस्ड हो सकता है, लैंग्वेज बेस्ड हो सकता है, तो जो उनके बीच डिफरेंसेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, उससे डील करने का एक मेथड भी प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझो कि जैसे हम, हमारे बीच किसी लैंग्वेज को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, तो डेमोक्रेसी क्या है कि इस चीज का हमको मौका देगी कि हम जब चुनाव हो तो हमारे जो लीडर्स जिनको हम चुन रहे हैं उनके माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा सकें। अगर हम अपनी बात पहुंचाएंगे तो उसका सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर वो सोल्यूशन नहीं निकला तो हम अगले चुनाव में, हमारे पास इस चीज का राइट है कि हम उनको हटाएंगे। तो ये डेमोक्रेसी की एक अच्छी चीज होती है। अगला अगर हम देखें तो सॉरी दोस्तों, रुकिएगा। हाँ, यही चीज है, डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी क्या करती है कि जो सिटीजन्स की जो डिग्निटी है उनको बढ़ाती है। नॉर्मल सी चीज है, अगर आप 10 साल पहले आपके साथ कोई अन्याय हुआ होगा तो हो सकता है कि आप, या जो इंडिपेंडेंस के समय अपने दादा, फिर वही एग्जाम्पल कि अपने दादाजी से या पिताजी से पूछिए कि 30 साल पहले क्या सिचुएशन थी, आज की सिचुएशन क्या है। अगर आपकी डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी क्या करती है, जो सिटीजन्स हैं उनकी डिग्निटी, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनको सुनने का अवसर देती है। बाकी चीजें हैं, एग्जाम्पल के तौर पे फिर वही आप जाइए अपने पिताजी या दादाजी से पूछिए 30 साल पहले अगर कोई अन्याय होता था तब सिचुएशन क्या थी और आज सिचुएशन क्या थी। तब शायद उतना अच्छे से नहीं सुना जाता होगा, लेकिन अब सुना जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी स्टेप बाय स्टेप लोगों की जो डिग्निटी है, जो लोगों के, जो उनके लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो उनके डेवलपमेंट को बढ़ा सकती हैं, या उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है डेमोक्रेसी। जबकि अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं
तो वहाँ पे ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, जो डेमोक्रेसी की जो अच्छी चीज़ें हैं, हम इसको अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश की। Democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistakes. डेमोक्रेसी जो है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तुलना में बेटर है। क्यों? क्योंकि ये हमें अलाउ करती है कि हम अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सकें। अगर हमने गलती की, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जो कि करप्ट है, और वो हमारी जो उसकी पॉलिसीज हैं, या जो ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी पॉलिसीज हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो हमारे पास फिर अपॉर्चुनिटी होगी कि अगले इलेक्शन में हम उनको हरा पाएँ। तो डेमोक्रेसी जो है ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि हमको इस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम उसको चेंज कर सकें, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होगा। चाइना में अगर वहाँ पे जो रूलर है वो अगर गलत चीज़ें करेगा तो पीपल्स को ये राइट नहीं है कि वो अगली बार उनको चेंज कर सकें, उनको उन्हीं को चुनना पड़ेगा। तो ये डेमोक्रेसी की एक खासियत है। तो ये हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की दोस्तों, कि आखिर डेमोक्रेसी ही क्यों जो है बेटर गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अन्य की तुलना में। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कुल मिला के आप पूरा ये समझिए कि लोगों को चुनते हैं, और जो लोगों को चुनते हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं लोगों की जो इमोशंस हैं, लोगों की जो नीड्स हैं उनको, और उन्हीं को सेंटर में रख के पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये नॉर्मली होता है। अब क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे ये करेंगे कि एक चार कंट्रीज हैं, उनकी सिचुएशन दी गई है। तो आपको जितना आपने पढ़ा है, तो आपको अपनी नॉलेज के आधार पर ये बताना है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ए में। तो कंट्री ए क्या है? कंट्री ए जो है, पीपल who do not accept the country's official religions do not have a right to vote। मतलब ऐसे लोग जो कि उस कंट्री के जो ऑफिशियल रिलीजन है उसको फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें वोट देने का राइट नहीं है। तो हमने जब हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? वन पीपल वन वोट वन, मतलब राइट, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन बता रहा है कि अगर वो ऑफिशियल रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं तो उनको वोट देने का राइट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अनडेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। वहीं सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड क्या कह रहा है कि द सेम पार्टी हैज बीन विनिंग इलेक्शंस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों में एक ही पार्टी बार बार जीत रही है। तो एक एग्जाम्पल हमने जिम्बाब्वे का दिया था ना, कि इलेक्शन बाई इलेक्शन रॉबर्ट मुगाबे जीत रहे थे गलत तरीकों का इस्तेमाल करके, गलत उनके ऑफिशियल्स उनके अपने, तो बाकी चीज़ों को इम्पैक्ट डाल के, जो उनके अपोजिट लीडर्स थे उनको चुनाव लड़ने से रोक करके तो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो ये भी क्या होता है? ये अनडेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट में होता है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा? अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन है ये। थर्ड सिचुएशन क्या दी गई है? रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन लास्ट 3 इलेक्शंस। जो रूलिंग पार्टी है वो अपने लास्ट के 3 इलेक्शंस हार गई है। तो बिल्कुल हमने जब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ रहे थे, या भी हमने जो जस्ट पिछले पेज में जो हमने पढ़ा था कि अच्छी चीज़ें क्या है डेमोक्रेसी, तो वही है कि अगर कोई गवर्नमेंट है अच्छा काम नहीं करती है तो लोगों को इस चीज़ का राइट हो कि उसको चेंज कर सकें। तो यहाँ पे अगर रूलिंग पार्टी हार गई है तो इसका मतलब लोगों को इस चीज़ का राइट है जो उनको चेंज कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। वहीं अगले सिचुएशन की अगर हम बात करें तो कंट्री डी क्या है? देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। तो अगर इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है तो क्या होगा? इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, फ्री नहीं होंगे। तो ये भी जो है अनडेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो दोस्तों ये पूरे चैप्टर का डिस्कशन था, और लास्ट में हमने ये आपको एक क्वेश्चन आपसे मैंने डिस्कस किया है। बाकी क्वेश्चन इसमें लगभग 10 क्वेश्चन हैं। हाँ, 9 या 10 क्वेश्चन है जिसमें सिचुएशन दी गई हैं। आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जितना हमने डिस्कशन किया है और जितना आपने समझा है उसके आधार पे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम जरूर आपके जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो था तो हमें आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो अगर आपको वाकई में ये हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें,
और अगर चैनल में आप नए हैं, पहली बार आपको हमारे चैनल से आपका परिचय हो रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए तो, और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करिए ताकि हम ये अपनी यात्रा को, इस यात्रा को कंटिन्यू रख सकें और आपके समक्ष इस सेक्शन के, पॉलिटी सेक्शन के अन्य चैप्टर्स को भी आपके समक्ष ला सकें। धन्यवाद।